सो लेट्स स्टार्ट सेक्शन 6 प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। क्या कहता है? लेट्स हैव ए डायरेक्ट रीडिंग फर्स्ट। Restrictions on imprisonment of offenders under 21 years of age. तो mind it, neither in section 3 nor in section 4 you have seen any restriction regarding age, whether it was the release after admonition, due admonition, or it was the what release on probation of good conduct. There was no requirement as to the age, but section 6 says what? It is specifically dealing with the persons, with the offenders under 21 years of age. So please don't get confused. Section 3 and 4 no requirement of age, no requirement of minimum age, no criteria of age at all. But in case of section 6 is specifically dealing with the offenders under 21 years of the age, and this can be a question in your prelims. कर लेंगे नेक्स्ट। तो ये बात हम लोग समझ गए, केवल 21 साल से कम आयु के जो ऑफेंडर्स हैं उन पर सेक्शन 6 लागू होगा। अब देखो क्या कहता है, when any person under 21 years of age is found guilty of having committed an offense punishable with imprisonment but not with imprisonment for life. So this is the second point, second keywords for your prelims. He is found guilty, उसको गिल्टी ठहरा दिया गया है, दोषित उसकी हो चुकी है, लेकिन कौन से अपराध की हुई है? जिसके लिए what? Imprisonment is the fine. It means what? Imprisonment is the punishment. It means what? Fine is not the punishment. Only fine वाले मामले इसमें नहीं आएंगे। Are you getting this point? Section 6 के लिए Section 6 is dealing with the punishment of imprisonment, जेल की सजा जिसमें हो सकती हो, यानी कि फाइन को एक्सक्लूड किया गया, ध्यान रखना आप इसमें, समझ में आ जाएगी आपको। लेकिन बट नॉट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लेकिन ऐसा इम्प्रिजनमेंट नहीं क्योंकि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को एक्सक्लूड किया गया है। पढ़े आगे क्या है देखो, द कोड बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी शैल नॉट सेंटेंस हिम टू imprisonment. Please see the words, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, shall not sentence him to imprisonment. वो उसको जेल की सजा नहीं देगी, यानी कि कारावास की सजा नहीं देगी। ये दिशा निर्देश हैं प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के, कि व्हेन यू आर सेंटेंसिंग हिम यू हैव फाउंड द गिल्टी। अगर आपको गिल्टी ये समझ में आ गया कि इस व्यक्ति ने, जिसकी उम्र 18 वर्ष से भी कम है, इसने एक अपराध किया है जिसकी सजा कारावास है, लेकिन आजीवन कारावास नहीं है, उसको आप प्रथम दृष्टया जेल नहीं भेजोगे। क्यों? क्योंकि उसकी एज क्या है? अंडर 21 ईयर्स है। अनलेस इट इज सेटिस्फाइड, जब तक कि आप कोर्ट का यह समाधान ना हो जाए, क्या? That having regard to again 3 criteria: circumstances of the case, nature of the offense, and the character of the offender, it would not be desirable to deal with him under section 3 or section 4 की उसको section 3 में, यानी कि release on due admonition, release after due admonition, और 4 में release on probation of good conduct में छोड़ना, डील करना डिजायरेबल नहीं होगा, इच्छित नहीं होगा। And if the court passes any sentence of imprisonment on the offender, it shall record its reasons for doing so. ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, कि record its reasons for doing so. अब मैं समझा देता हूँ उसको टोटलिटी में है क्या। देखिए कि अगर ऑफेंडर की जो उम्र है वो 21 साल से कम की है, पहली बात, उसने कोई ऐसा अपराध किया है जो कि सिद्ध हो चुका है और उस अपराध की सजा केवल कारावास है, लेकिन आजीवन कारावास नहीं है, ऐसी स्थिति में एज ए जनरल रूल, सामान्य नियम के तहत ये जो कोर्ट है, सेंटेंसिंग कोर्ट है, उसको प्रथम दृष्टया जेल नहीं भेजेगी। जेल कब भेजेगी? जब कोर्ट को लगे कि नहीं, इन 3 क्राइटेरिया पर, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, इसके आधार पर लगता है कि नहीं, इस व्यक्ति को जेल तो भेजना ही चाहिए,
इस व्यक्ति को हम सेक्शन 3 या सेक्शन 4 का लाभ नहीं दे सकते। जैसे आप समझिए बात को, इसका मतलब क्या हुआ मैंने कि इन कैटेगरी के ऑफेंडर्स को अंडर 21 ईयर्स के एज में एक नियम क्या होगा, कोर्ट के लिए जेल में भेजना नियम नहीं होना चाहिए। जेल से सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का लाभ देना नियम होना चाहिए और अब अपवादिक रूप से केवल अपवाद स्वरूप ही उसको जेल भेजना चाहिए। आई बात समझ में नहीं? क्योंकि देखो क्या लाइन थी यहां पर, ये शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट, ऐसे व्यक्ति को कारावास की सजा नहीं देगा। ये हुआ जनरल रूल एज पर द सेक्शन 6। आप बात समझ रहे हैं? सेक्शन 6 में एज ए जनरल रूल ये बात निकल के आई कि आप सामान्यतः जेल नहीं भेजेंगे उस व्यक्ति को, कारावास की सजा आप नहीं देंगे आप उसको। बट इफ यू आर सेटिस्फाइड, अनलेस इट इज सेटिस्फाइड व्हाट, अगर ये सेटिस्फेक्शन है दैट इट वुड नॉट बी डिजायरेबल टू डील विद हिम अंडर सेक्शन 3 और 4, अगर सेटिस्फेक्शन कोर्ट का ये हो जाए कि ये सही नहीं होगा कि उसको सेक्शन 3 का या सेक्शन 4 का लाभ दिया जाए, देन यू शुड रिकॉर्ड इट्स रीजंस फॉर डूइंग सो। आपको रीजंस लिखने पड़ेंगे कि क्यों आप ऐसा मानते हो कि उसको सेक्शन 3 का लाभ नहीं मिलना चाहिए और सेक्शन 4 का लाभ नहीं मिलना चाहिए, एंड ही शैल बी सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट। यू विल हैव टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर दिस। सो सेंडिंग टू जेल, सेंडिंग फॉर इम्प्रिजनमेंट shall be an exception, not a general rule. This is the mandate of section 6. बात समझ में आई? लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। It is only for the offenders of tender age, जिनकी आयु अभी कम है। तो ऐसे उसमें आपको ये देखना पड़ेगा, उदाहरण के रूप में समझ लीजिए, circumstances of the case, nature of the offense और character। कि अगर एक व्यक्ति ऐसा पढ़ा लिखा बच्चा है, 21 साल का है ना, 21 साल से कम आयु का है, उससे कोई चोरी चकारी का छोटा मोटा मुकदमा ऐसा हो गया, काम हो गया उससे ऐसा, सही है, जिसके लिए आप कोर्ट चाहे तो 3 साल के जेल भेज सकती है उसको। लेकिन इन 3 क्राइटेरियाज पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उसको जेल भेजोगे या उसको आफ्टर ड्यू एडमोनिशन छोड़ोगे या उसको रिलीज करोगे ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। तो जो कोर्ट को जो डायरेक्शन है, कोर्ट को क्या करना चाहिए, कोर्ट के लिए जो डायरेक्शन है वो क्या है, दिस इज द डायरेक्शन शैल नॉट सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट। कोर्ट को उसको कारावास की सजा नहीं देगी। कब देगी? अपवादिक स्वरूप देगी, इन एक्सेप्शनल कंडीशंस देगी, व्हेन इट इज सेटिस्फाइड, एंड देन for court will have to record its reasons for doing so. I hope it is amply clarified now. अगर आपको समझ में आ गया सेक्शन 6 तो प्लीज रेज हैंड। बढ़े आगे, प्लीज गो टू सेक्शन 7। रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल। इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लीज लर्न इट्स हेडलाइन। इसकी आप जो मार्जिनल नोट्स हैं, ये जो हेडिंग है इसकी, रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर टू बी कॉन्फिडेंशियल, इस पर आप कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। देखिए रिपोर्ट ऑफ किसकी रिपोर्ट है? प्रोबेशन ऑफिसर की है। इसके बेस पर कोर्ट निर्णय लेती है कि वेदर द एक्यूज शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ द सेक्शन 4 और नोट, सेक्शन 3 और नोट है कि नहीं है वो देख। तो इसकी रिपोर्ट जो होगी दैट शुड नॉट बी ए पब्लिक डॉक्यूमेंट एक्सेस टू एवरीवन, इट शुड बी ए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। कैसे? द रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर रेफर टू इन सबसेक्शन 2(4) यानी कि रिलीजिंग ऑन प्रोबेशन, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 प्रोवाइडेड दैट द शैल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल। इतना याद कर लीजिए बस। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इफ इट सो थिंग्स कम्युनिकेट द सब्सटेंस देयरऑफ टू द ऑफेंडर एंड मे गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग सच एविडेंस एज मे बी रेलिवेंट टू द मैटर स्टेटेड इन दिस रिपोर्ट। अगर कोर्ट चाहे तो उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट कर सकती है ऑफेंडर को कि दिस इज रिपोर्ट अगेंस्ट यू, आपका कैरेक्टर ऐसे आया है, आपके जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंस है उसकी रिपोर्ट हमें ये मिली है, आपको इस बारे में कुछ कहना है कि भाई देखो प्रोबेशन ऑफिसर गया था, आपके पड़ोसियों के बयान लिखे थे और उन्होंने आपको एक हैबिचुअल ऑफेंडर के रूप में बताया है। You should not be given the benefit of the probation. What you have to say?
देन ही कैन एक्सप्लेन कि हम उन जो पड़ोसी हैं जिनका बयान लिखा गया उनसे तो हमारी लगातार लिटिगेशन चल रही है, दे आर बायस्ड, उन्होंने मेरे बारे में गलत सूचना दी है। तो ऐसे ही उसके लिए अगर अब सेक्शन 6 का है, सेक्शन 6(2) में क्या है कि बेनिफिट देना है उसको या 3 और 4 देना है नहीं देना, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट मंगाई जा रही है। अगर रिपोर्ट गलत आ गई कि उसको अधिकार उसको प्रोबेशन का लाभ नहीं देना है तो इट विल गो अगेंस्ट द एक्यूज्ड ऑफेंडर। तो ही कैन बी आस्क्ड, कोर्ट के पास एक प्रोविजन है कि provided that the court may if it so thinks fit communicate the substance thereof to the offender, कि ऑफेंडर को कम्युनिकेट कर सकती है, सूचित कर सकती है कि देखो तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आई है इस तरीके की, तुम्हें क्या कहना है, और उसको एक्सप्लेन करने की एक अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है। इट कैन बी लाइक दिस, आपके प्रीलिम्स में whether the following statement is correct or not, सत्य असत्य है नहीं है, तो इट शुड बी इन योर नॉलेज कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है बट इट कैन बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफेंडर एज वेल एंड ही कैन बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस एविडेंस टू ऑन द मैटर ऑफ रिपोर्ट। कर लेंगे। नाउ प्लीज कम टू नेक्स्ट 8 वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशन। इट कैन बी क्वेश्चन ऑफ मेंस एज वेल। आपको यहां से मेंस का क्वेश्चन मिल सकता है। यहां से देखिए पढ़ते हैं क्या है। इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर की एप्लीकेशन पर एनी कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट, किसी भी कोर्ट की यह ओपिनियन है क्या, दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक। ये की फ्रेज है जो कई सेक्शन में हमें पीछे देखा हुआ आया हुआ है। किसका इंटरेस्ट देखा जाता है? वाइल डिसाइडिंग एनी मैटर कोर्ट सीज व्हाट, इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एज वेल एज ऑफ द पब्लिक। ये बात ध्यान रखना, पहले भी समझाया मैंने आपको। इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक, जब हमने सुपरविजन ऑर्डर की बात की थी तब भी ये फ्रेज आया था, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड द पब्लिक। ओके, इट इज एक्सपीडियंट और नेसेसरी टू वेरी द कंडीशंस ऑफ एनी बॉन्ड। अगर कोर्ट को लगता है प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट पर या अन्यथा कि कोर्ट अन्यथा तो नहीं है, ओनली इफ ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट पर कोर्ट की ओपिनियन बन जाती है कि नहीं, जो बॉन्ड की कंडीशंस थी, बॉन्ड भरते हैं ना सेक्शन 4 में, बॉन्ड क्यों भराया गया था कि वी आर लीजिंग यू ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, एक बात, बट फॉर सच एंड सच पीरियड यू विल मेंटेन पीस एंड गुड कंडक्ट, है कि नहीं है? और अगर आपने कंडीशंस को वॉयलेट किया तो फिर आपको सेंटेंस के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। तो वो जो बॉन्ड है उसकी कंडीशंस को बाद में वेरी किया जा सकता है, वो फाइनल नहीं है कि एक बार जो बॉन्ड की कंडीशंस बन गई तो वो उसके लिए ऑफेंडर भी बाउंड हो गया और कोर्ट भी बाउंड होगी। कोर्ट इज नॉट बाउंड, कोर्ट कैन वेरी इट एट सब्सिक्वेंटली एट लेटर स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। सही है, क्योंकि कोर्ट को कैसे चलेगा पता कि भाई जिसको हमने प्रोबेशन पे छोड़ा है वो बाहर समाज में क्या कर रहा है। फॉर दैट पर्पज यू नीड सम काइंड ऑफ रिपोर्ट, तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। ठीक, बॉन्ड कौन सा? एंटर्ड इनटू बाय द ऑफेंडर, इट मे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द बॉन्ड इज इफेक्टिव। बॉन्ड था ना जिसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल हो सकती थी, उस बॉन्ड के दौरान vary the bond of by extending or diminishing the duration thereof so, तो उस बॉन्ड की ड्यूरेशन ये घटा भी सकती है कोर्ट और उसको बढ़ा भी सकती है। मान लीजिए 1.5 साल के बॉन्ड का टाइम था तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको 2 साल कर सकती है, 2.5 साल कर सकती है, 6 महीने भी कर सकती है उसको, लेकिन शर्त ये है दैट इट शैल नॉट एक्सीड 3 years इन द नेम ऑफ वेरिएशन। जो आपकी अपर लिमिट थी 3 years की, यू कैन नॉट क्रॉस दैट। समझे आप? सेक्शन 4 में थी ना बॉन्ड की लिमिट, मैक्सिमम पीरियड कितना था? 3 years था। तो इन सेक्शन 8 यू विल हैव टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ दैट अपर लिमिट, दैट अपर लिमिट इज ऑफ 3 years। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता कि इनिशियली कोर्ट वाज बाउंड बाय द लिमिट ऑफ 3 years बाय सेक्शन 4। अब इन द नेम ऑफ वेरिएशन यू कैन नॉट एक्सटेंड इट, अगेन लिमिट इज सेम,
in section 8 that it shall not exceed 3 years. बात समझ में नहीं आई भाई? बोलो, अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ूं, रेज हैंड, गुड। प्रोविजन देखते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो सच वेरिएशन शैल बी मेड विदाउट गिविंग the offender and the surety or surety is mentioned in the bond and opportunity of being heard. Again this is a principle of natural justice कि ऑडी ऑल्टरम पार्टम, कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, अगर उसको कोई विरुद्ध कार्रवाई होनी है तो वेरिएशन जब होगा इट इज मैंडेटरी, शैल बी मेड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, कि उस ऑफेंडर को और उसके जो जमानती हैं उनको भी सुना जाएगा कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए। तो मीनिंग क्या होगा, शो कॉज नोटिस जाएगा कि वाई दी कंडीशंस ऑफ बॉन्ड शैल नॉट बी वेरीड लाइक दिस, यू एक्सप्लेन इट। कर लेंगे, बहुत मुश्किल चीजें नहीं है, एक बार पढ़ना समझना आगे बढ़िए। सेकंड, इफ एनी श्योरिटी, यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स का बन सकता है, इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूजेस टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज्ड टू बी मेड अंडर सबसेक्शन 1, यहां से समझ लीजिए कि एक व्यक्ति को सजा हुई, मतलब ही इज फाउंड गिल्टी एंड ही वाज रिलीज ऑन बॉन्ड ऑन प्रोबेशन, श्योरिटी आप बन गई। श्योरिटी में कंडीशन क्या थी कि केवल 6 महीने तक देखना है बस, तो आपने ठीक है यार चलो 6 महीने समझा बुझा के निकाल लेंगे इसको किसी तरीके से। अब वेरिएशन का नंबर आ गया सेक्शन 8 में, अब कोर्ट ने कहा कि नहीं ये तो बिगड़ैल बच्चा है, इससे जो हमने बॉन्ड भरवाना है इट शुड बी मैक्सिमम 3 इयर्स। अब आपने हाथ खड़े कर दिए जी कि मैं 6 महीने भुगत सकता था, मुझे विदेश जाना है, मुझे और भी बहुत सारे काम है, आई कैन नॉट अफोर्ड ऑफ सच काइंड ऑफ कंडीशंस फॉर मी। इफ एनी श्योरिटी रिफ्यूजेस टू कंसेंट टू एनी वेरिएशन प्रपोज्ड टू बी इन सबसेक्शन 1, समझ आ गई आगे भी। देन व्हाट इज द ऑप्शन फॉर द कोर्ट, द कोर्ट मे रिक्वायर द ऑफेंडर टू एंटर इनटू फ्रेश बॉन्ड, कि आपको अब क्योंकि आपका श्योरिटी तो आपका साथ दे नहीं रहा, नाउ प्लीज एंटर इनटू ए फ्रेश बॉन्ड, सही है। एंड इफ द ऑफेंडर रिफ्यूजेस और फेल्स टू डू, और ऑफेंडर या तो कर मना कर दे या बेचारा कर ना पाए, फेल्स टू डू, असफल हो जाए, द कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस ऑफ विच ही वाज फाउंड गिल्टी। तो यहां पर अगेन यहां पर एक फिर डर बना हुआ है उसके लिए कि ही कैन बी सेंट फॉर द सेंटेंस, कोर्ट में सेंटेंस हिम फॉर द ऑफेंस फॉर विच, इसकी सजा मिलेगी इसको, कर सकते हैं। आई बस में यही बहुत नेचुरल बातें हैं, केवल आपको जाननी है कि ये बात कहाँ कही गई है। ठीक है सब, बढ़े आगे, वेरी गुड। थर्ड, notwithstanding anything herein before contained, the court which passes an order under section 4 in respect of an offender may, if it is satisfied on an application made by the probation officer that the conduct of the offender has been such as to make it unnecessary that he should be kept any longer under supervision, discharge the bond or bonds entered by him। तो यहां पर ये फेवरेबल टू द ऑफेंडर है, क्या है समझ लीजिए क्या है। देखिए सेक्शन 4 में सुपरविजन ऑर्डर भी हो सकता था, सेक्शन सब क्लॉज 3 में, याद आया, सब क्लॉज 3 में सुपरविजन ऑर्डर था ना, दिखाता हूं आपको मैं। ये था सेक्शन 4, हेडिंग क्या थी इसकी, पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, याद आया। नाउ कम टू क्लॉज 3, when an order under subsection 1 is made, the court may, if it is of the opinion that in the interest of the offender and of the public it is expedient so to do, in addition pass a supervision order। सुपरविजन ऑर्डर भी कर सकते थे, ध्यान आया, थोड़ा रिफ्रेश करा दी मैंने मेमोरी आपकी। अब उसी से संबंधित है, देखिए क्या कह रहे हैं, दिस इज notwithstanding anything contained herein before contained, जो ये आपका सेक्शन 8 है उसकी क्लॉज 1 और 2 में कुछ भी लिखा हो, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेंट, इससे पहले कुछ भी लिखा हो, द कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4 इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफेंडर में, ये अगर जिसने अंडर सबसेक्शन 4 का मतलब है क्या किया था, प्रोबेशन पे छोड़ा था,
सेक्शन 4 पर या सुपरविजन ऑर्डर लगाए थे, उसको लगता है कि आगे फर्दर कार्रवाई करना बेकार है, क्या? दैट द कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर हैज बीन सच, कि जो ऑफेंडर है इसका आचरण ऐसा रहा है, जो ऑफेंडर है इसका आचरण ऐसा रहा है, टू मेक इट अननेसेसरी दैट ही शुड बी केप्ट एनी लॉन्गर अंडर सुपरविजन, कि उसको और अधिक समय के लिए सुपरविजन में रखना अननेसेसरी है, कोई जरूरत नहीं है उसको सुपरविजन में रखा जाए। कोर्ट की अगर ओपिनियन बन गई है, देन इट कैन डिस्चार्ज द बॉन्ड, डिस्चार्ज द बॉन्ड और बॉन्ड्स एंटर्ड इनटू बाय हिम, उसने जो बॉन्ड भरे थे या बॉन्ड भरा था उससे उसको उन्मुक्त कर सकती है कोर्ट। इट इज द डिस्क्रेशनरी पावर बिकॉज द वर्ड यूज इज व्हाट, कोर्ट में। कौन सी कोर्ट है? कोर्ट विच पासिस एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 4। अंडर सेक्शन 4 में कौन से ऑर्डर होते हैं? रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट एंड ऑन सुपरविजन। तो ये सुपरविजन में he should be kept, अगर ये लगता है it is unnecessary that he should be kept any longer under supervision। इसको आसान भाषा में समझ लीजिए, कोर्ट को अगर ये समाधान हो जाए कि भाई इस व्यक्ति को सुपरविजन में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है अब, तो कोर्ट अपने आप अब बिना किसी रिपोर्ट के, कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग, ये इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी की रिपोर्ट आए, किसी की एप्लीकेशन है तभी होगा ये। कोर्ट को अगर ऐसा लगता है समाधान हो जाता है तो कोर्ट कैन डिस्चार्ज यू फ्रॉम दी सुपरविजन ऑर्डर, बॉन्ड से डिस्चार्ज कर सकती है उसको, कि सुपरविजन में रखने की जरूरत ही नहीं है उसको, ही कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम। बोलो हो गया नहीं हो गया? बढ़े आगे। तो दिस इज 8। सी, लॉ कभी मुश्किल है ही नहीं, कहीं पर भी मुश्किल नहीं है। मुश्किलात कहाँ आती है? हम खुद उसको मुश्किल बना लेते हैं बस। हमें हमारी अप्रोच में सी इस समझने की बात है आपको। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहले साल में ही या दूसरे अटेम्प्ट में जज बन रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कई कई साल में जज नहीं बन पा रहे हैं, प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा उनका। तो क्यों हो रहा है ऐसा? आईक्यू लेवल आप सभी लोगों का लगभग समान है, बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है? अप्रोच की दिक्कत है। आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं लेकिन पढ़ रहे हैं मेंस की अप्रोच से। आप मेंस की तैयारी पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी अप्रोच कैसी हो रही है? प्रीलिम्स वाली हो रही है। इंटरव्यू की कोई अप्रोच ही नहीं बनाई आपने, देन यू गेट फेलियर्स। सिंपली है, अगर हमें पता होना चाहिए कि हम ये जो एक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पढ़ रहे हैं राइट नाउ, या कोई सा भी एक्ट पढ़ रहे हैं, आप कौन से एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? सेम सेक्शन कैन बी रेड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को पढ़ने का उसका जो तरीका है वो बदल जाएगा। जिस दिन आप लोगों ने वो सीख लिया, आप अपने टारगेट के बहुत क्लोजर पहुंच जाएंगे। समझे? तो राइट नाउ क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए उन की वर्ड्स को, उसके एक्सप्लेनेशन को आपको समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर आ रहा है। कर लेंगे आप लोग अभी? तो प्लीज मेंटेन दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट इन योरसेल्फ एंड बी फियरलेस एवरी टाइम। अगर आप जज नहीं बन सकते तो दुनिया कोई इंसान जज बन ही नहीं सकता। ठीक है, चलो पढ़ो आगे को।